को तस्वीरें याद होंगी जब शी जिनपिंग आए थे, अहमदाबाद गए थे, साबरमती फ्रंट पर, रिवर फ्रंट पे वहां पर गए थे, झूला झूला था, वजीर आजम के साथ सखावती प्रोग्राम हुए थे, तमाम चीजें वहां दिखाई गई थी, हिंदुस्तान के कल्चर को, गुजरात के कल्चर को दिखाया गया था। और अब बारी है चेन्नई की, महाबलीपुरम की, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं शी जिनपिंग। चेन्नई वो पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल हुआ, वजीर आजम सुबह 11 बजे ही वहां पर पहुंच गए थे और वो महाबलीपुरम पहुंच चुके हैं, जहां पर खुद वो उनका इस्तकबाल करेंगे। तो समझा जा सकता है कि ये रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं। और 40 मिनट की 1-to-1 बातचीत होनी है। 6 घंटे का प्रोग्राम है आज का। 2 दिन के दौरे पर वो हिंदुस्तान आए हुए हैं और हम इसी को समझ रहे हैं कि इस मुलाकात को, ये जो बात होने जा रही है, इसे किस तरह से देखा जाए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और बिजनेस, जिस तरह से हमारा उसके साथ बिजनेस इंटरेस्ट है, उसको किस तरह से देखा जाए। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रही हूं। अनिल गर्ग जी, जो हमारा और चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, खासतौर पे जो हमारे रिश्ते हैं, वो बिजनेस इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा है और चाइना भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि उसको कितना फायदा हिंदुस्तान से है। लेकिन हिंदुस्तान को जो नुकसान हो रहा है, जो डेफिसिट है, जो बिजनेस जितना चाइना हमसे करता है हम उतना नहीं करते हैं उससे, उसको किस तरह से कम किया जाए? क्या आपको नहीं लगता कि उस पर बात होना सबसे ज्यादा जरूरी है? आज हम एक एक चीज अपने घर की उठाते हैं, उसमें से मुझे लगता है 90% चीजें जो हैं वो मेड इन चाइना ही होंगी। यह आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो बिजनेस डेफिशिएट होता है अपने उस पर सोचना चाहिए। लेकिन आपको खुश की बात एक बता देता हूं कि पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने $10 लाख बिलियन अपना डेफिसिट कम किया है। तो इसका मतलब है कि हम अगर पहले 50 लाख था तो अब 10 लाख कम हुआ है। तो हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ घरेलू बिजनेस को हम बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब तक जरूरतें खत्म नहीं होंगी तब तक ये बिजनेस तो चलेगा ही। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम दोनों देशों की अगर आबादी जोड़ ली जाए तो वो 36% करीबन विश्व की 1/3 बनती है। अगर अपना किलोमीटर वाइज देख लिया जाए तो एरिया करीबन 18% बनता है। यानी हम दोनों देश अगर मिलकर कोई बात करते हैं तो 1/3 चीजों पे पूरे विश्व की फर्क पड़ता है। तो हम लोगों को जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स वाले मुद्दे हैं उनको छोड़कर दूसरी चीजों पे आगे आना ही चाहिए पूरे विश्व के लिए, और हम दोनों देशों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जहां तक महाबलीपुरम का सवाल है, ये एक ऐसा पोर्ट है, ये जो अपना उसके साथ वाली जुड़ी जो पोर्ट्स हैं, ये दोनों का लिंक है, वेस्ट और ईस्ट का एक लिंक है बीच में अपने हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी से मिलता हुआ। तो ये एक ऐसा स्थान है जहां से हम बिजनेस को दोनों तरफ से ले आ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और इसलिए भी इस जगह का चयन किया है। अब मैं सोचता हूँ बहुत दोनों देश अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश मिलकर एक दूसरे की जरूरत भी पूरा करेंगे और एक दूसरे का भला भी कर पाएंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। ओके, विवेकानंद जी, लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे मुल्क में इकोनॉमिक स्लो डाउन है अभी, और खुद हुकूमत ने इसको एक्सेप्ट किया है। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में चाइना के साथ हमारे जो बिजनेस ताल्लुकात हैं उनको और उसका दायरा बढ़ाना और उस पर और ज्यादा बात करना अब और ज्यादा जरूरी हो गया है? खासतौर पर यह कहना कि भाई आपके जो प्रोडक्ट आप बनाकर यहां पर भेजते हैं और जो हम एफडीआई की लगातार बात करते हैं, वो प्रोडक्ट क्यों ना यहां पर बनाए जाए? बुशरा जी, आपने सही सवाल उठाया है, क्योंकि ये सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी जिसे कहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का दौर चल रहा है। ऐसे हालातों में, और जब हम मानते हैं कि आज वैश्वीकरण के युग में, वैश्वीकरण के काल में कोई भी राष्ट्र अपने आप में सारे समस्याओं को समाधान नहीं ढूंढ सकता है, इसलिए हमें इस परस्परावलंबी जिसे इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड जो है, इसमें एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर जो मीटिंग है दो लीडरानों में, ये दो चीजें, आप जो पिछली बार भी हम जब कह रहे थे कि जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज है, ये बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज जहां है वे वहां पर ही है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एस्केलेशन के लेवल पर नहीं गया है। तो ये मीटिंग में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, और दूसरी बात जो होगी, जो रिलेशनशिप को स्टेबिलाइज करने के मेजर्स जो है वो एक अनौपचारिक तौर पर उसको डिस्कस किया जाएगा। और आपने जैसे कहा, क्योंकि आर्थिक संबंध जो दोनों राष्ट्रों के बीच के जो संबंध है वो महत्वपूर्ण है। हमारी जो ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है उसको कैसे कम करते हुए हम जो
जो प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट्स आज चाइना को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको सेकेंडरी लेवल तक कैसे ले जाया जा सकता है, या फिर वो FDI के जरिए कुछ चीजें वो यहाँ पर ही कैसे प्रोड्यूस करके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एवेन्यूज पॉसिबिलिटीज कैसे बढ़ सकती है। प्रोडक्शन के लिए ही जाना जाता है और उसके यहाँ सबसे चीप प्रोडक्शन होता है। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ते सामान बेचता है। तो ऐसा ये कह पाना कि वो शायद हिंदुस्तान में आके अपने प्रोडक्ट को बनाए, ये इम्पॉसिबल सी ही बात नजर आती है फिलहाल तो। लेकिन मैं दूसरी बात एक कहना चाह रहा था बुशरा जी कि ये जो दोनों राष्ट्रों के संबंध महत्वपूर्ण, हम जैसे कहा कि चाइना के लिए हम भारत जो है उनके लिए आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, उसी प्रकार से आज की जो राजनीति है वो बहुध्रुवीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुध्रुवीय है। कोई भी एक ध्रुव या दो ध्रुव की राजनीति से बहुत आगे हम आ चुके हैं। इसलिए हम किसी एक राष्ट्र के साथ या किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ करके हमारे हितों को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हमें उस लेवल पर अनेक राष्ट्रों के साथ हमारे दोस्ती बनानी पड़ेगी। आप देखेंगे कि ह्यूस्टन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हैं। अब यहाँ पर महाबलीपुरम में हम मोदी साहब शी जिनपिंग साहब से मिल रहे हैं। इसके एक दूसरे भी कारण ये है कि भारत जब भारत भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज एक ध्रुव है जी। ऐसे हालातों में जब हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी के साथ में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है उसकी भी मेंबरशिप हम जब पाने की कोशिश कर रहे हैं, जब क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमें आवश्यक है कि हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बने ताकि एक क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एक सोर्स ऑफ एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सके। उसके लिए हम मेंबर ना होने के कारण एक जो बाधाएं है, ये दो महत्वपूर्ण मेंबरशिप के लिए भी मुझे लगता है कि चाइना का जो समर्थन है भारत के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको लगता है अनिल जी की टेररिज्म को लेकर बात होगी, टेरर फंडिंग को लेकर बात हो सकती है? क्योंकि लगातार हमने देखा कि चाइना एक वो मुल्क है जिसने अपने वीटो का इस्तेमाल किया और मसूद अजहर को लगातार वो बचाता रहा। हालांकि लास्ट में हम ये कहें कि वो जैसे तैसे माना, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उसने नाकू चने चबवाए हैं और इतनी आसानी से माना नहीं। हमेशा वो एक तरह से प्रोटेक्ट करता रहा मसूद अजहर को और पाकिस्तान को बचाता रहा। देखिए, दो पॉइंट हैं। मैंने जैसे अभी शुरू में बात की, एक है व्यापार नीति, एक है सामरिक नीति। जब सामरिक नीति से चाइना सोचता है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। उसको लगता है कि भारत का विरोध इसलिए करना चाहिए, पाकिस्तान का समर्थन इसलिए करना चाहिए ताकि हम आपस में बैलेंस कर सके, इसलिए उसने मसूद अजहर को बचाए रखा। लेकिन आप ये देखिए, जब ये दोबारा सरकार सत्ता में आई उससे आसपास ही उन्होंने दोबारा अपनी नीति में बदलाव करते हुए चाइना ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में सहयोग किया। हाँ, किया। ये भी एक बदलाव का संकेत है उसकी अपनी तरफ से। दूसरा, टेरर फंडिंग के नाम पे वो भी बहुत सख्त है और पूरे विश्व के साथ जाना उसकी भी मजबूरी है। वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता है कि वो पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के नाम पे मदद करता रहे किसी और रूप में और वो टेरर के रूप में उस पैसे को इस्तेमाल हो, क्योंकि उसको भी विश्व के बाकी देशों के साथ करना है। तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि उसको पाकिस्तान और भारत से दोनों से क्या क्या की चीज मिल सकती है। तो इसलिए उसको भारत के साथ उसकी दोस्ती करना उसका भी एक मजबूरी है और भारत के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि दोनों देश मिलकर $100 अरब का करीबन व्यापार करते हैं और भारत लगातार इस कोशिश में करता है कि पहले $60 अरब का हमारा डेफिसिट था, पिछले साल $10 अरब घट गया डेफिसिट। तो हम लोग अपने आप को भी मजबूत करें और लगातार उसके साथ मिलकर काम करें, यानी दोनों ही पक्षों में हम काम कर रहे हैं। हम एक पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष पे काम करें, अकेले ये नहीं हो सकता। बुशरा जी, मैं ऐड करना चाह रहा हूं इसमें। जब आर्टिकल 370 पर अगर चाइना बहुत ज्यादा इंट्रूड करके इंटरवेंशन करने की कोशिश और हस्तक्षेप करने की अगर कोशिश करता है, तो हम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हांगकांग में हो रहा है, जो सिंजांग में हो रहा है, उसकी भी बात कर सकते हैं। जैसे टर्की ने अननेसेसरी भारत के जो एर्दोगान है, उन्होंने भारत के संबंध में जो पोजीशन ली थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, हमने इमीडिएटली अभी जब वो कुर्द लोगों पर जिस प्रकार से वो सीरिया में अटैक कर रहे हैं, हमने आवाज उठाई। अब वो बैक स्टेज पे आ गया है। इसलिए
हम हमारे हितों को जब असर्ट करने की बात आती है, हम बहुत ज्यादा पीछे हटने वाले हैं नहीं। और ये भी देखा जाए विवेकानंद जी कि अभी फिर से मुलाकात होगी। ये मुलाकात यहाँ पर हो रही है, लेकिन आसियान समिट में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जो है वहां फिर से दोनों लीडर्स मिलने वाले हैं। तो ये समझा जाए ये मुलाकात का दौर जो है वो आगे भी चलने वाला है। ये अनौपचारिक है, यहाँ पर पता नहीं है कि एजेंडा क्या है, किन चीजों पर बातचीत होगी। ये सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं कि ये वो चीजें हैं जिन पर बात हो सकती है, जिसमें सबसे पहले जाहिर सी बातें कारोबारी रिश्ते हैं, किस तरह से उनको बड़ा किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको और बेहतर बनाया जाए। लेकिन आसियान समिट में जो बात होनी जाएगी तो वो तो एजेंडा वहां पर फिक्स होगा। बिल्कुल बुशरा जी, जैसे हम कह रहे थे कि क्योंकि ये अनौपचारिक समिट है, अनौपचारिक शिखर परिषद है दोनों राष्ट्र के प्रमुखों में जी। तो इसलिए यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि कुछ चीजों को लेकर के कोई ठोस अभी निर्णय लिए जाएंगे। एट द मोस्ट, जैसे मैंने अभी कहा है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और रिलेशनशिप को जो स्टेबलाइज करना, जैसे ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा जिस प्रकार से खड़ा किया है और पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो जो विश्वास की जो कमी दोनों राष्ट्रों में बनी थी उसको ब्रिज अप करने के लिए मुझे लगता है कि ये एक अनौपचारिक शिखर समिट हो रहा है। पर जैसे बॉर्डर्स के इश्यूज है, हो सकता है कि बॉर्डर्स के इश्यूज पर बहुत ज्यादा ठोस कदम नहीं भी उठाया जाए, तो इमीडिएट जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, सामरिक इश्यूज है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की मैंने जैसे बात की, तो वो भारत को पूरी तरह से घेरने की जिस प्रकार से चाइना कोशिश कर रहा है, तो उसी के साथ में साउथ चाइना सी में चाइना के जो भी अग्रेसिव पॉस्चरिंग है उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है अगर चाइना हमें काउंटर करने की कोशिश करे और हमारे इश्यूज को वो अगर रिजॉल्व करने के लिए या उस इश्यूज को वहां पर एड्रेस करने की बात अगर नहीं करता है, तो हम भी फिर अमेरिका के साथ जाकर के साउथ चाइना में उसको काउंटर करने के लिए जो मदद, अमेरिका और चाइना के बीच जिस तरह की टसल है और आप ये देखें कि ड्यूटी किस तरह से बढ़ा दी गई, वो भी किससे छिपा नहीं है, और हमारे अमेरिका से रिश्ते, तो आप ये देखें कि चाइना है एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका है। हमारे अमेरिका से रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ह्यूस्टन में हमने देखा कि इसकी एक और नई इबारत लिखी गई। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना से भी हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं। दो सुपर पावर, एक बनी हुई है और एक अपनी जद्दोजहद में लगी हुई। दोनों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं और चाइना से जो रिश्ते हैं, कहीं जो दोनों में बैलेंस है वो बनाना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल बुशरा जी, जैसे आप अगर देखेंगे 2008 के बाद से, या फिर 2008 की बात तो छोड़िएगा, 2010 और उसके बाद का जो समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपने देखा है कि ब्रेक्जिट हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन जो एक सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर बनने की जो बात हो रही थी, आप देखेंगे कि वहां पर एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी जो है, वो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन, जो अपने राष्ट्र के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आगे बढ़ती हुई आ रही है। अमेरिका को आप देखेंगे कि अमेरिका इसी प्लैंक पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इलेक्शन एजेंडा चलाया था, पिछला भी और आने वाला भी, कि हमारे जितने भी ओवरसीज एंगेजमेंट्स हैं उससे हम हमारे सैनिकों को वापस ले आएंगे और हम बाहर का ओवरसीज एंगेजमेंट्स नहीं रखेंगे। सीरिया में उन्होंने अपनी फोर्सेस वापस ली, कुछ ही समय में अफगानिस्तान में भी वो अपने फोर्सेस वापस लेंगे। इसका मतलब यह है कि जब हम वैश्वीकरण की बात जब कर भी रहे हैं, उसको कुछ सेटबैक्स भी आ रहे हैं और कोई भी राष्ट्र जो है अपने हितों को साइड में रखते हुए वैश्वीकरण की बात नहीं करेगा। हमारे लिए भी वही लागू होता है। हम हमारे हितों को आगे बढ़ाते समय जहां वैश्वीकरण हमारे लिए फायदेमंद होगा तो हम वैश्वीकरण की बात करेंगे, और जहां जहां प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज या हमारे हितों का रक्षा करने की बात होगी तो हम वहां पर वो भी करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि आज हम बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में रह रहे हैं, कोई एक ध्रुव नहीं है। तो आप देखेंगे कि ह्यूस्टन में हम जब जाते हैं तो अमेरिका के साथ भी दोस्ती बनाते हैं और हमारे हितों को बढ़ावा देने के लिए जो भी काम कर सकते हैं, जो भी पहलकदमी हम कर सकते हैं वो करते हैं। साथ ही में क्योंकि चाइना इमीडिएट नेबर है हमारा, चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ये कभी भी एक एडवाइजेबल नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि चाइना के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंधों को बढ़ाते हुए साथ में जो भी अन्य भी जो विवादास्पद इश्यूज जो है उसको सुलझाने के लिए जो भी हम पहलकदमी कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बना सकते हैं, वो बनाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन ये भी देखना होगा कि यहाँ आने से पहले
जब कश्मीर के मुद्दे पर बात हुई तो उससे पहले लगातार उसका रवैया पाकिस्तान की तरफ था। जी जी बिल्कुल। और जब यहां आने की बात हुई तो एकदम से उसका रवैया पलट गया और उसने कहा कि ये दरअसल द्विपक्षीय बातचीत इसमें होनी चाहिए, दोनों आपस में बैठकर बात करें और ये बायलैटरल जो है ये एक तरह का टॉपिक है, उस पर बात होनी चाहिए। क्या ये समझा जाए अनिल गर्ग जी कि क्योंकि अभी यहाँ पर शी जिनपिंग आ रहे हैं इसलिए ये बदलाव है, जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो फिर से हम उनका वही रवैया देखेंगे? देखिए, जब दो राष्ट्र की बात होती है तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं मानी जा सकती। अगर चाइना के इतिहास में चले जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा चाइना से हमें कोई संबंध रखना नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान के इतिहास में जाएंगे तो ऐसा लगेगा पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहिए। और एक एक करके किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट रहता ही है। तो ऐसे तो हम बिल्कुल पूरे विषय में किसी से बात ही ना करें। मेरा कहना यह है कि जब हम बात किस विषय पे करना चाहते हैं, झगड़े की बात करना चाहते हैं, जब बात बॉर्डर्स की आएगी, बात जब अपने पॉलिटिकल मैप की आएगी, ज्योग्राफिकल मैप की आएगी, तो हम अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो, चाहे लद्दाख को लेकर हो, चाहे डोकलाम को लेकर, चाहे अन्य किसी विषय पे हो। लेकिन आज उस विषय पे बात ही नहीं है। जो एजेंडा है वो जो एजेंडा पहली बार तो एजेंडा ही सेट नहीं है। और बात आज हम बात करने जा रहे हैं प्यार मोहब्बत रिश्ते की, तो हम झगड़े की बात क्यों करेंगे? हम अपनी उन बातों में अपनी जगह कायम है, लेकिन हम बात करेंगे तो ये तो हम मिलकर क्या कर सकते हैं? चाइना एजेंडा तय नहीं करेगा। अगर वो हिंदुस्तान आ रहे हैं तो एजेंडा हिंदुस्तान तय करेगा कि हमें किस पर बात करनी है। तो मैं यही आपसे बता रहा हूं कि हमें बात करनी है। आज हम दोनों देश मिलकर एक दूसरे का भला क्या कर सकते हैं और दोनों देशों के कारण पूरे विश्व का क्या भला सकता है। और सबसे बड़ा उसका व्यापार है, व्यापार। विवेकानंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके भले में हमारा कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह का लगातार डेफिसिट जो बढ़ रहा है, हमें लग रहा है कि चाइना हमसे ज्यादा फायदा उठा रहा है और हम उतना नहीं उठा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें रिश्ते निभाने में आप यहाँ आइए आपको झूला झुलाएंगे, हम आपको महाबलीपुरम घुमाएंगे, इन सबके बीच जो असल बात है, जो असल मकसद है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर ना हो जाए। बुशरा जी, हाँ यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था। जब जैसे आपने पिछला सवाल जो अनिल जी से पूछा था, इसको थोड़ा सा और ऐड करते हुए मैं कहूंगा कि ये जो ट्रेड और एड का गैप है, आप देखेंगे कि कुछ उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में हो सकते हैं जो संबंधित है, जिसकी वजह से भारत को काउंटर भी करना है, क्योंकि चाइना हमेशा चाहता है कि चाइना एशिया में चाइना एक ही टाइगर बना रहे और दो ही उसका कोई और उसका काउंटर ना हो। लेकिन भारत एक उसमें काउंटर करने की क्षमता रखता है, इसलिए वो जहां जहां भारत को वो काउंटर करने की कोशिश करेगा वो करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आ रहे समिट के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो कश्मीर का जो मामला है वो चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। उन्होंने म्यूचुअली उन्होंने अपने यहाँ से इंटरेक्शन करके जो भी निगोशिएशंस करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जनरल हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। पीके सहगल जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा पहला सवाल ये है आपसे, मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, लेकिन क्या बात होगी ये किसी से कहनी है, नहीं कहनी है? देखो, जीपेंग आने से पहले काफी जबरदस्त बैकफुट पर है। उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का रुख का साथ दिया। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा जो चाइना का रवैया है वो वास्तव में हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी है और हिंदुस्तान ने इसकी आपत्ति जताई। उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं आया चाइना के रुख में। लेकिन एंड विजिट से 24 घंटे पहले उन्होंने अपने इंटरेस्ट को निगाह में रखते हुए कहा कि दो तरफा मुद्दा उसको बायलैटरली सॉर्ट आउट किया जाए यूएन रेजोल्यूशन के तहत और शिमला और लाहौर एग्रीमेंट के तहत। तो चाइना जानता है उसके हित में क्या है। हिंदुस्तान को भी साफ तौर पे अपने हित को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाइना का जो रवैया रहा है वो हिंदुस्तान को हर मोर्चे पे हिंदुस्तान को धोखा देता रहे। आप देखो, टेररिज्म को चाइना सपोर्ट करता है, कश्मीर के मुद्दे पर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। फिर सीपेक जब उसने बनाया तो हिंदुस्तान ने कहा हमारी सॉवरेनिटी का और हमारी सेंसिटिविटी का वायलेशन है, चीन उसको नजरअंदाज करता रहा। एनएसजी के इशू के ऊपर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ दो तरफा ट्रेड है उसके ऊपर, दलाई लामा जी का रीइंकार्नेशन के ऊपर, हर इशू के ऊपर चीन जो है हिंदुस्तान का विरोध करता रहा है। यहाँ तक कि 62 से लेकर अभी तक उनकी रेजोल्यूशन के लिए कोई भी चीन की तरफ से पहल नहीं हुई। यहाँ तक कि जो घुसपैठ होती है उसमें भी कहा जाता है कि परसेप्चुअल डिफरेंसेस है, वो ताकि डिफरेंसेस ना हो। आज तक चीन ने नक्शे भी नहीं हमको दिए कि उनके मुताबिक बॉर्डर है कहाँ। जी,
यही बात है। सहगल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से आपने बिल्कुल वाज़ेह यहाँ पर फरमाया है, और हम लगातार, मैंने अपने और पैनलिस्ट से भी पूछा कि आप ये देखें, यहाँ आने से पहले उसका रवैया कश्मीर को लेकर क्या था, वो पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है, प्रो पाकिस्तान था। यहाँ आने से चंद रोज पहले उसने अपना रवैया बदला। अब आपको क्या लगता है, यहाँ से जाने के बाद फिर पलटी मार सकता है चाइना, क्योंकि इसके लिए मशहूर है वो? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान को। जी, हिंदुस्तान को चाइना लगातार बैकस्टैप करता रहा है, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान को अपने ही साउथ एशिया में सीमित रखने के लिए। चाइना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक ग्रोइंग पावर बने, चाइना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जो है एक अपने लिए स्पेस बनाए इंडो पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक, इंडियन ओशन रीजन में। और वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान को अपने ही इलाके में सीमित रखने के लिए। जी, इसलिए जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे, इस समय प्रधानमंत्री जो है उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट है, सारी दुनिया में उनकी प्रशंसा होती है, कहा जाता है कि बड़े डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी समय आ गया कि हम चीन को कहें कि हर खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं। अगर एक खिलाड़ी हर समय नाजायज बातें करे तो दूसरे खिलाड़ी का भी हक बनता है कि उसको आईना दिखाया जाए। बिल्कुल सहगल साहब, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं, जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना के हमसे कारोबारी रिश्ते भी आप ये देखिए कि किस तरह के हैं, उसे हमसे कितना फायदा है, हमें उससे उतना फायदा नहीं है, बल्कि डेफिसिट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरहद की अगर हम बात करते हैं, सरहद को लेकर भी लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं वो जारी है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या रवैया है चाइना का, ये भी सबको पता है। पहले आए थे, जब अहमदाबाद के दौरे पर आए थे शी जिनपिंग, उन्होंने झूला, तमाम तरह के प्रोग्राम्स हुए, सब कुछ हुआ, फिर से वो आ रहे हैं, अच्छी बात है, दोनों मुल्कों के बीच जो है रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना तो तमाम अपने हित साध रहा है और हम उसमें नाकाम हो रहे हैं? हम अभी तक तो नाकाम रहे हैं, लेकिन मुझे इस पर नहीं लगता कि हम नाकाम होंगे, क्योंकि ये सरकार बड़ी स्ट्रांग है। चाइना में है जो फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी है, वहाँ कहा जाता है सरकारें आई या सरकारें चले जाए, उनकी फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होता। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो देश के जो प्रधानमंत्री की पॉलिसी है वही फॉरेन पॉलिसी होती है। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी नेहरू की पॉलिसी थी, इंदिरा गांधी की, उनकी इंदिरा गुजराल की अपनी पॉलिसी थी, फिर मनमोहन सिंह के समय एक फॉरेन पॉलिसी अभी थी। पहली बारी है कि अब बड़े क्लियर है कि हमारे हित कहाँ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता ये प्रधानमंत्री कोई बैकफुट पर होंगे। ठीक है, और जिस माफी का उनको मैंडेट मिला है, उस मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए वो बड़ी स्ट्रांगली हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करेंगे। सहगल साहब, लेकिन सवाल यह है मेरा, आपको क्या लगता है कौन से 5 वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर हिंदुस्तान को बात करनी ही चाहिए शी जिनपिंग से? क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है, जाहिर सी बात है, इनफॉर्मल ये मीटिंग है, कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन कौन सी वो 5 चीजें जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि आगे आसियान समिट में भी दोनों लीडर्स की मुलाकात होनी है? देखो, 4-5-6 मुख्य मुद्दे हैं। सबसे पहले जो टेररिज्म है, पाकिस्तान से जो टेररिज्म एमनेट हो रहा है, उसको 100% चाइना की बैकिंग है। अब देखो, मसूद अजहर के केस में, हसन सईद के केस में, लखवी के केस में, डावर्ड के केस में चाइना हमेशा ही पाकिस्तान का रुख को सपोर्ट करता रहा, जबकि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट थी। दूसरा जो है ट्रेड इम्बैलेंस। आज जो चाइना और हिंदुस्तान का 2 तरफा ट्रेड है, वो तकरीबन $51 बिलियन चाइना के फेवर में है। जो दोनों देशों में इन्वेस्टमेंट है, चाइना की तकरीबन $4.8 बिलियन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की केवल 0.79। तो चाइना ट्रेड इम्बैलेंस को दुरुस्त करना होगा। तीसरा जो बॉर्डर है, बॉर्डर 62 से चाइना ने कोई कोशिश ही नहीं की बॉर्डर को रिजॉल्व करने के लिए। चौथा इशू जो है, हिंदुस्तान, सारी दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट बने। तो दुनिया में हर 5वां इंसान जो चलता है इस पृथ्वी के ऊपर, दैट मच ऑफ पॉपुलेशन अब UN सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल रही, चाइना सब रहा है। NSC में 48 देश में से 47 देश चाहते हैं कि हिंदुस्तान NSC का मेंबर बने, लेकिन चाइना रोड़ा बना हुआ है। ऐसे चाइना को इन इश्यूज को नजरअंदाज नहीं करने देना चाहिए। फिर हमारे देश के अंदर दिख रहा है इंटरनल अफेयर्स में, अभी समय है हांगकांग का इशू उठाएं, हम सिंकियांग और उइघुर में जो जी
जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सहगल साहब जो आपने उठाए। बहुत शुक्रिया आपका जी सलाम से बात करने के लिए। और जाहिर सी बात है, ये वो इश्यूज हैं जो फिलहाल जिन पर बात होनी ही चाहिए। और एजेंडा चाइना नहीं, बल्कि अब वक्त आ गया है कि एजेंडा अब हिंदुस्तान को तय करना होगा। अनिल गर्ग साहब, आपने सुना, डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने बहुत वाजे यहां पर चीजों को उठाया है, खासतौर पर जिन्होंने अभी 5-6 पॉइंट्स उठाए हैं जिसमें सबसे जरूरी है, क्योंकि फिलहाल इकोनॉमिक स्लोडाउन से मुल्क गुजर रहा है और दुनिया के और बहुत सारे मुल्क गुजर रहे हैं। ऐसे में हमें जरूरत है जो इम्बैलेंस है, जो कारोबार का इम्बैलेंस दोनों मुल्कों के बीच है, उसको किस तरह से पटरी पर लाया जाए, सबसे पहले इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं भाई चलिए बॉर्डर को लेकर फिर बात हो जाएगी, इसको लेकर फिर बात हो जाएगी, कारोबार पर तो अभी बात होगी ना, वरना किस लिए है फिर यहां पर आए वो? हाँ, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हम इस बिजनेस में जो हमारा बिजनेस डेफिसिट है उनको लगातार बढ़ नहीं रहा है, लगातार घटा रहे हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने $10 अरब डेफिसिट घटाया है। गैप इतना है, आप ये देखें, ये बात ठीक है, गैप इतना है, इसको पाटते पाटते बहुत साल लग जाएंगे। तो उसी दिशा में तो कदम उठा रहे हैं ना हम लोग। आपने कहा कि क्या करना चाहिए, मैं वही आपको बता रहा हूं कि उस दिशा में कदम उठा रहे हैं, तभी तो आपने 16% बिजनेस अपना डेफिसिट घटा पाए हैं। नहीं तो वो डेफिसिट तो बढ़ना चाहिए था अगर हम अच्छे कदम नहीं उठाते। एक बात। दूसरी बात, फॉरेन पॉलिसी की जो आप बात कर रहे हैं, इस समय हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, आप देखिए, एक तरफ रशिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, दूसरी तरफ अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, जबकि उनकी दोनों की देशों की पटती नहीं है। आप आगे इधर आ जाइए मिडिल ईस्ट में, एक तरफ सऊदी अरब और अपने जितने भी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री, उनसे हमारे अच्छे संबंध है, और साथ साथ इजराइल से भी अच्छे संबंध है। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि उन दोनों देशों की नहीं पड़ती तो हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना के साथ जिन जिन चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह है, और उस जगह हम अपने स्टैंड पे कायम है। हम कोई उसमें नेशनल इंटरेस्ट को दाव पे नहीं लगा रहे बिजनेस के लिए। लेकिन अगर उन सब के रहते भी अब अगर बिजनेस बढ़ा सकते हैं, बिजनेस डेफिसिट हम अपना घटा सकते हैं, और नई संभावनाएं क्या क्या हो सकती है उनमें बात कर सकते हैं, क्यों ना करें। तो मेरा यही कहना है कि हम आज प्यार मोहब्बत से बात करने जा रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े की बात क्यों करें? जब उस विषय में बात होगी तो हम डट के अपने बात पे खड़े रहेंगे और उसमें 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आज हम मिलकर क्या कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना है एजेंडा आज के दिन जो इसमें फॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग है, उसमें यह होना चाहिए दोनों देश मिलकर एक दूसरे का क्या सहयोग कर सकते हैं और दोनों देशों को एक दूसरे से क्या फायदा हो सकता है। ठीक है विवेकानंद जी, लेकिन टेररिज्म तो एक ऐसा मसला है जिस पर लगातार खासतौर पर मोदी हुकूमत जो है बहुत सख्त है। हम हर फोरम पर जाके सबसे पहले किस चीज की बात करें तो टेररिज्म की बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दूसरी तरफ चाइना है जिससे हमारी बात हो रही है, बायलैटरल हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद देखिए कि वो टेररिज्म पर उसका क्या रवैया है, ये किससे छुपा नहीं है। पाकिस्तान में वो किस हद तक सपोर्ट करता है, बाकायदा तौर पर फंडिंग की जाती है उसकी तरफ से। देखिए बुशरा जी, वो इंग्लिश में जो कहावत है, यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट एनिमीज, योर नॉट नेबर्स। तो चाइना हमारा नेबर है, हमारा नजदीकी राष्ट्र है, उसको हम चुन नहीं सकते हैं। हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अमेरिका के बाद अगर विश्व की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की कोई आर्थिक महासत्ता है तो वो चाइना है, और सामरिक महासत्ता भी चाइना है। तो हम चाइना के साथ डायरेक्टली कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी को कभी भी अपना नहीं सकते। ये वास्तविकता है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और इसको स्वीकारते हुए ही हमारी जो भी पहलकदमी होगी उसको डिजाइन करना पड़ेगा। और ये इंटरनेशनल जो भी निगोशिएशंस होते हैं उसमें कभी भी जीरो सम गेम नहीं होता है, आपका गेन तो मेरा कंप्लीट लॉस, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पॉजिटिव सम गेम होता है जिसमें आप भी कुछ गेन करते हो, मैं भी कुछ गेन करता हूँ, विन विन सिचुएशन। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं विन विन सिचुएशन, तो आप ये बताइए अभी जो बातचीत होने जा रही है आपको क्या लग रहा है, हिंदुस्तान इससे क्या गेन करने जा रहा है? ऑब्वियसली मैंने कहा है जो हमारे जो जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप्स वाला इशू है, परमानेंट मेंबरशिप का इशू है, टेररिज्म का इशू है। और आप देखेंगे कि जब अभी शी जिनपिंग साहब आ रहे हैं तो उन्होंने आने के पहले कहा कि जो कश्मीर का जो इशू है वो पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला है और वो दोनों ही मिलकर सुलझाए। तो ये पॉजिटिव सम गेम है। यहाँ पर आप इसको नेगेटिव सम, जीरो सम गेम के हिसाब से मत देखिएगा कि उनका विक्ट्री है तो हमारा लॉस है। और दूसरी बात, ये जो भी निगोशिएशंस होते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, वो धीरे धीरे आते हैं, पीस मिल आते हैं। जैसे अभी अनिल जी कह रहे थे कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो कंप्लीटली बिल्कुल वो एट पार लेवल पे आ जाए। आप अभी देख रहे थे वजीर आजम को, अभी आपने देखा महाबलीपुरम में, और वहीं के ट्रेडिशनल
वहां के ट्रेडिशनल ड्रेस में वो नजर आए, जहां जिस तरीके से वहां पर धोती पहनी जाती है, मुझे पता नहीं कि उस पर्टिकुलर ड्रेस को क्या बोलते हैं, लेकिन वहां के चेन्नई के उस ट्रेडिशनल ड्रेस में जिस तरह से वहां पर तमाम लोग ड्रेस अप होते हैं ट्रेडिशनल मौके पर, उसी ड्रेसअप में अभी वजीर आजम नजर आए, क्योंकि चंद मिनटों की ही बात है जब शी जिनपिंग पहुंचेंगे महाबलीपुरम। 5 बजे का वक्त है, 5 साढ़े 5 के बीच वहां पर पहुंचेंगे। पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया था एयरपोर्ट पर, और यहां पर भी उनका इस्तकबाल इसी तरह से किया जाएगा। पूरी तैयारियां की गई हैं। जिन जिन मकामात पर, तारीखी मकामात पर उनको ले जाया जाएगा, उसे फूलों से सजाया गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये मेंशन करना जरूरी है। 5000 जो सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। 2 दिन के वो दौरे पर हैं, इसको बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये वो इश्यूज हैं जिन पर बात हो सकती है। इसमें टेररिज्म है, इसके साथ साथ जो कारोबारी रिश्ते हैं उनको किस तरह से मजबूत किया जाए, जो इम्बैलेंस है हमारे कारोबारी रिश्तों में उनको किस तरह से पाटा जाए, ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर बात हो सकती है। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना है।